सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीश धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। जगदीश धनखड़ ने देश में 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर गुरुवार दोपहर को शपथ लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनखड़ को शपथ दिलाई। निर्वाचित उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नवनिर्माण उपराष्ट्रपति एवं वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत मंत्रिमंडल के कई मंत्री मौजूद रहे। इससे पहले जगदीश धनखड़ ने बापू से स्मारक गए। जगदीश धनखड़ का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन में हुआ। बता दें कि 6 अगस्त को संपन्न हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल 725 सांसद ने वोट दिया है। इसमें 710 मत वैध और 15 वोट अवैध पाए गए। इसमें जगदीश धनखड़ को 525 और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। दिल्ली में 5 दिनों तक उमस भरी गर्मी का रहेगा सितम, जाने क्या है मौसम को लेकर ताजा अपडेट। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से उमस भरी गर्मी का सितम बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक उमस भरी गर्मी से परेशान करने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इससे उमस भरी गर्मी से बहुत ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के बाद नमी और बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 16 अगस्त तक दिल्ली में मौसम गर्म रहने वाले हैं। दिल्ली के सफरगंज वेधशाला में बुधवार को न्यूनतम तापमान 27.8 और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 ज्यादा 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। हवा में नमी का स्तर 54 से 70% तक बना हुआ है। मुजफ्फरगढ़ में अधिकतम तापमान 38.7, पूसा में 37.9, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वही दिल्ली में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। गुरुग्राम में मनबड़ बांसुरों ने छेड़छाड़ी का विरोध करने पर पीटे 6 गिरफ्तार। दिल्ली सटे गुरुग्राम में 7 से 8 अगस्त की रात युवती और उसके दोस्तों के साथ बाउंसर द्वारा की गई छेड़छाड़ी और मारपीट के आरोप में पुलिस ने 6 बाउंसरों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान सोनू, संदीप, सुमित, नितिन, रामसी और राकेश के तौर पर हुई है। दरअसल गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 2 में कासाडांजा क्लब में एक मशहूर IT कंपनी के एक मैनेजर और उसकी दोस्त की 8 से 10 बाउंसरों ने पिटाई कर दी थी। पिटाई की वजह से वह घायल हो गए थे। बताई जा रही है कि घटना 7 से 8 अगस्त यानी रविवार और सोमवार की रात की बताई जा रही है। पीड़ित मयंक चौधरी ने आरोप लगाया था कि 7 से 8 अगस्त की रात वो अपनी एक महिला मित्र और 2 अन्य दोस्तों के साथ क्लब कैसा DNGA गए हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि क्लब में एंट्री करते समय बाउंसर ने उसकी महिला दोस्तों को गलत जगह छुआ और चुटकी काटी, जिसके विरोध पर बाउंसर ने मयंक और उसके दोस्तों को सड़क पर ले जाकर लाठी डंडों से पिटाई की है। पीड़ित का आरोप है कि उससे घड़ी और करीब 10,000 रुपए भी उनके छीन लिए गए हैं। दिल्ली में अपराध के मामलों 13% की बढ़ोतरी, पुलिस ने जारी किए आंकड़े। राजधानी दिल्ली में साल 2022 में शुरुआती 6 महीने पिछले साल की इसी समय की तुलना में जघन्य अपराध के मामले में करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों के आधार की जानकारी दी गई। इन आंकड़ों के अनुसार इसी समय में गैर जघन्य श्रेणी के अपराधों में 8% की वृद्धि हुई है। गैर जघन्य अपराध की श्रेणी वाले घर में चोरी के मामले 553% की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल इन मामलों की संख्या 1158 थी, जो 2022 में 7,571 हो गई है। दिल्ली में 15 जुलाई तक जघन्य अपराध के 3,140 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी संख्या 15 जुलाई 2021 तक 2,790 थी। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2022 और 2021 में गैर जघन्य अपराधों के तहत दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 1,55,980 है और 1,44,332 रही। आंकड़ों के अनुसार शहर में हत्या के 270 मामले सामने आ चुके हैं, जो 2021 में दर्ज 335 मामलों में लगभग 18% अधिक है। इस तरह हत्या के प्रयास और लूटपाट के मामलों में क्रमशः लगभग 32 और 10% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज से फिर शुरू होगा हल्की बारिश का दौर, जाने स्वतंत्रता दिवस तक कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली शहर में बुधवार को तेज धूप निकली और गर्मी का प्रकोप बढ़ने से जमकर पसीने छूटे हैं। इस दौरान तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज हुआ है। वहीं 2 दिन मौसम शुष्क रहने के बाद दिल्ली बुधवार से एक बार फिर से मौसम करवट ले सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश से बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार जताई जा रही हैं। इसके अलावा 12, 13, 14 अगस्त को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी पड़ सकती है।
15-16 अगस्त को तेज बारिश के आसार है। इसी बीच अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होंगे। इससे पहले मानसून ड्राफ्ट शिफ्ट होने की वजह से 9 और 10 अगस्त को मौसम शुष्क रहा। अब यह ड्राफ्ट दिल्ली के दक्षिण में शिफ्ट हो रही है। फिलहाल दिल्ली में भारी बारिश की संभावना कम है। नोएडा, गुरुग्राम में मौसम कम बेश ऐसे ही रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में सतर्क रहने की है जरूरत। महाराष्ट्र में बारिश का दौर अभी बंद नहीं होगा। मौसम केंद्र मुंबई ने गुरुवार को भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से राज्य के पालघर, रत्नागिरी, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, अकोला, अमरावती, बुढ़ाना, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिंग और यवतमाल में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायगढ़, पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा शुक्रवार को भी सतारा, रत्नागिरी और रायगढ़ में भारी बारिश के आसार को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले बुधवार को भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं जल जमाव से भी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि बारिश से संबंधित घटनाओं में महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा लोगों की हताहत हो चुकी है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिकतर शहरों में अच्छा से संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड हो रही है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर, हालात नाजुक, खतरे में बताई जा रही है जिंदगी। अपने अभिनय से सभी को हंसाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव फिलहाल वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक क्लिनिक मेडिकल को रिस्पॉन्ड कर रही है। बाकी स्थिति शाम तक ज्यादा क्लियर हो पाएगी। बता दें कि कल अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल यानी बुधवार को साउथ दिल्ली में जिम करते वक्त राजू श्रीवास्तव ट्रेन से बेहोश होकर गिर गए थे। वे कट जिम में जिम करने के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल ले जाया गया। यहाँ उनकी एंजियोप्लास्टिक की गई है। राजू ने नई दिल्ली के एम्स में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर मगर स्थिर बताई गई है। इसके बाद कार्डियो डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया गया है और कार्डियो कैसो के लिए रेफर किया गया। फिलहाल राजू श्रीवास्तव को ऑब्जर्वेशन में रखा गया, उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उनकी हालात फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उनका ब्रेन सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। उनके दिल में 2 स्ट्रोक भी डाले गए हैं। पीएम मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगले महीने हो सकती है मुलाकात। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगले महीने मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एससीओ शिखर सम्मेलन और बैठक में मुलाकात संभव है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में CSO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर बैठक 15 से 16 दिसंबर को होनी है। माने जा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ इस बैठक में हिस्सा लेंगे और CSO शिखर सम्मेलन में दोनों की मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात संभव नहीं है। पुलवामा के आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच पीएम के बीच औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है। भारत के 7% आबादी के पास डिजिटल करेंसी यूक्रेन से क्रिप्टो को मैट्रिक संभुगता के लिए बताया खतरनाक। भले भारत सरकार ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं दी हो, RBI की डिजिटल करेंसी आने में देरी हो, इसके बावजूद देश के 7% आबादी के पास डिजिटल करेंसी मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी के दौरान क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में भारी तेजी आई है। इसी के दौरान भारत में भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट संस्थान UNCTAD में अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 में भारत की 7.3% आबादी ने क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है और डिजिटल करेंसी रखने के मामले दुनिया के टॉप 20 देशों में 7वें स्थान पर आ चुके हैं। यूक्रेन में सबसे ज्यादा 12.7% आबादी ने डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है, तो वहीं रूस में 11.9%, वेनेजुएला में 10.3% और सिंगापुर में 9.4% लोगों ने इन्वेस्ट किया है। केन्या में 8.5% और अमेरिका में 8.3% लोगों के पास डिजिटल करेंसी है। तेज प्रताप यादव ने इस बार मांगा यह मंत्रालय पिछली महागठबंधन की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर। बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनी इस सरकार में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। वहीं सूत्रों के अनुसार राजस्थान नेता तेज प्रताप यादव फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग किया है। बता दें कि पिछले सरकार में जब पहली बार तेज प्रताप यादव मंत्री बने थे तब उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय ही मिला था। गौरतलब है कि बुधवार को बिहार में महागठबंधन की सरकार फिर से शकल में आ गई है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने राज्यसभा में शपथ ली। तेजस्वी यादव दोबारा बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। अब तेज प्रताप यादव को कौन सा मंत्रालय मिलता है ये अब कैबिनेट का विस्तार होगा तब जाकर पता चलेगा। तेज प्रताप यादव RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और तेजस्वी यादव छोटे बेटे हैं। बिहार में कैबिनेट बनने से पहले महागठबंधन में दरार मंत्रालय के बंटवारे पर कांग्रेस अजीत शर्मा को दिया बड़ा बयान। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से खेला कर दिया है। बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए महागठबंधन की सरकार बना लिया है। नई सरकार में नीतीश कुमार CM और RJD के नेता तेजस्वी यादव को डिप्टी CM चुना गया है।
हालांकि अभी बिहार के नए मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ नहीं हुई है। फिलहाल जो महागठबंधन में सब कुछ सही चल रही है, लेकिन माने जा रहे हैं कि मंत्री पद घटक दलों में कुछ अनबन देखने को मिल सकती है। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता और अजीत शर्मा के नए मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक मीडिया चैनल से हुई बातचीत में उन्होंने कहा है कि बिहार मंत्रिमंडल में कांग्रेस को कितने पद दिए जाएंगे और इसको लेकर हमारी कोई मांग नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल बिहार का विकास करना है। हालांकि आखिरी फैसला राहुल गांधी और सोनिया गांधी का होगा। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण है, लेकिन यह किसको मिलेगा यह आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।